नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अखिल शर्मा और आज फिर से एक बार हमारे साथ हैं मिस्टर शहजादा सिंह कपूर। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम आए हैं जिसमें शायद उनकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, क्योंकि वो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत टाइम से है, मे बी फॉर द लास्ट 25 years इज डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। आज हम उनसे जानेंगे कि दुबई में आखिर इतना बिजनेस कैसे इमर्ज हुआ है और किस तरीके से एक मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कर रहा है इंडिया के अंदर, वो दुबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। सो वेलकम शहजादा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अखिल, थैंक्स अ लॉट। मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। हम देखते आ रहे हैं अब पिछले लगभग 2 दशकों से कि दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ रहा है और बहुत सारे इंडियंस दुबई में जाकर के अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस खोल रहे हैं, दुबई से अलग अलग जगहों पे बिजनेस भी कर रहे हैं। सो ऐसा क्या है, व्हाई दुबई इज बिकमिंग अ बिजनेस हब? दुनिया जहान से लोग आकर के क्यों अपना ऑफिसेस वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं? हाँ अखिल, ऐसा है कि ये फिनोमिना तकरीबन 20-25 साल पहले स्टार्ट हुआ था कि दुबई ग्लोबल हब बनता जा रहा है। इसके कई रीजन हैं, मैं कुछ रीजन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो, पहला रीजन ये बन जाता है दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि दुबई की लोकेशन ऐसी है कि वहां से आप बड़े इजिली आप यूरोप के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, रशियन कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, पूरा एशिया कवर कर सकते हैं और अफ्रीका कवर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे यूरोपियन कंपनी है, अगर उसने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है अफ्रीका में और एशिया में, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है। इसी तरह इंडियन के लिए भी बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनती है इफ दे वांट टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के लिए। एक तो जो लोकेशन है इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, एक सबसे बड़ा अच्छा एक और हब बन जाता है कि वहां पर 2 बहुत ही पॉपुलर एयरलाइंस है, एक एमिरेट्स एयरलाइन है, एक एहतियात एयरलाइन है, जिनका कनेक्शन वर्ल्ड वाइड है। मतलब अगर आपने किसी भी कंट्री से दुबई से ट्रैवल करना है या अबू धाबी से ट्रैवल करना है, आपको इजिली कनेक्शन वहां से मिल जाता है जो बाकी कंट्रियों से नहीं मिल पाता। मतलब मैं खास करके बोलूंगा कि एमिरेट्स एयरलाइन की काफी बड़ी भूमिका है दुबई को ग्लोबल हब बनाने के लिए। तीसरा, हम ये बोल सकते हैं कि दुबई एक फ्री पोर्ट है। फ्री पोर्ट का मतलब है कि वहां पर जब आप कोई चीज अंदर लेके आते हो या बाहर लेके जाते हो, तो किसी किस्म का टैक्स ज्यादा नहीं है। अभी 5% वैट है, पर अगर आप दोबारा री एक्सपोर्ट करते हो तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। चौथा ये कि दुबई के अंदर तकरीबन 200 कंट्रियों के नेशनैलिटी रहते हैं, 200 कंट्रियों के लोग रह रहे हैं। तो उससे ये फायदा मिलता है कि आपको इफ यू हैव ऑफिस इन दुबई, तो आप किसी भी कंट्री के बंदे को वहां पर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस करना थोड़ा सा लोगों को इजी हो जाता है। बैंकिंग वहां पर इजी है, गवर्नमेंट वहां पर काफी प्रमोट करती है, ईज ऑफ बिजनेस में दुबई बहुत ऊपर है। इस तरह के बहुत सारे रीजन है, मैं इसमें से कुछ रीजन ये आपको मैंने बताए हैं जी। सो इसी वजह से वहाँ पे अलग अलग कंट्री से लोग जा रहे हैं और वहाँ पे अपना कॉर्पोरेट ऑफिस ओपन कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ईज ज़्यादा है वहाँ पे अदर कंट्रीज के मुकाबले। हाँ जी, बैंकिंग इजी है, कम्युनिकेशन इजी है, ट्रैवलिंग इजी है और ईज ऑफ बिजनेस का एनवायरनमेंट है, बॉटलनेक्स नहीं है, गवर्नमेंट काम का इंटरफेयर नहीं करती आपके कामों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग इनकम टैक्स फ्री जोन में काम करना चाह रहे हैं, कि उनके लिए इट्स अ काइंड ऑफ हेवन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि जैसे हमारे इंडिया से बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसेस के अंदर हैं, एंड नाउ दे आर हैविंग देयर एस्पिरेशंस कि वो बाहर अपना बिजनेस एक्सपेंड करें।
सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस द राइट प्लेस कि वो अपना बिजनेस यहाँ से एक्सपेंड करें और दुबई में उनको अपना ऑफिस खोलना चाहिए, और कितना यूजफुल उनके लिए रह सकता है अगर वो दुबई में अपना ऑफिस ओपन कर लें या दुबई से ऑपरेट करें अपने बिजनेस को? अखिल, ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, सभी के लिए दुबई अच्छा भी नहीं है और कई लोगों के लिए अच्छा भी है। मैं इसको ऐसे बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सब लोगों देखना कि उनका कौन सा बिजनेस है, क्या उनका प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट हो सकती है, या उनका प्रोडक्ट या सर्विस उस क्वालिटी की है अगर एक्सपोर्ट हो सकती है तो वो दुबई को अपना ग्लोबल ऑफिस बना सकते हैं। पर पहले तो ये है कि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्टेबल होना चाहिए। सेकंड ये है कि अगर आप दुबई में बैठते हैं तो सबसे पहले दुबई इज एक्सपेंसिव प्लेस। वो इंडिया नहीं है कि आप अगर किसी को जॉब पे भी रखना है या ऑफिस लेना है या घर आपने रखना है या बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि अगर आप सेट हो गए तो आपके फैमिली वहां पर शिफ्ट होगी, तो इट्स एक्सपेंसिव प्लेस। तो आपने देखना है कि वहां पर ऑफिस खोल के आप कमा भी पाओ, आपकी टर्नओवर अच्छी होनी चाहिए। अगर आप छोटा मोटा काम को बढ़ाना चाहोगे तो दुबई इज नॉट ए राइट प्लेस। पर हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है और आप सस्टेन कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, तो दुबई एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्टेब्लिशिंग ऑफिस इन दुबई वो एक्सपेंसिव भी होगा, और एक फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई एक्सपेंड करना चाह रहा है अपने बिजनेस। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि क्योंकि वहां पर ऑफिस खोलना इटसेल्फ ही बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है। पर अगर आपका विजन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, और आप सस्टेन कर सकते हैं, तो आप खोल सकते हैं। देन स्काई इज द लिमिट। तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस रिबेट्स हैं जो दुबई देता है जो इंडिया नहीं देता या अदर कंट्रीज नहीं दे रही हैं? कौन सी ऐसी टैक्स एग्जम्पशंस हैं जो वहाँ पे मिल रही हैं? अखिल, ऐसा कि जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो इनकम टैक्स का है। क्योंकि दुबई के अंदर जो इनकम टैक्स है वो 0 है। तो होता क्या है कि आपकी जो भी इनकम वहां पर होगी, अगर आपके पास एनआरई स्टेटस है, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो एनआरई स्टेटस की बात करूंगा, या आपकी वहां पर जो कंपनी है, जो भी वहां पर इनकम होगी तो वो इनकम टैक्स फ्री होगी। इसलिए काफी कंपनी, सबसे बड़ा इनकम टैक्स सीजन है, बहुत सारी कंपनीज इसका बेनिफिट उठाती हैं। सेकंड, आप ये बोल सकते हो कि जैसे वहाँ इंडिया में आप जैसे वैट सिस्टम है, किसी पे 18% है, किसी पे 22% है, या मुझे आइडिया नहीं ज्यादा, जैसे 28% भी है। वहां पर वैट 5% के आसपास है सभी, तकरीबन तकरीबन सभी प्रोडक्ट्स के लिए। तो और वो इजी भी है, उसमें कुछ ज्यादा चक्कर नहीं होता। पर वो तभी है जब आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो या यूएई के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको 5% यू हैव टू पे। तो ये दो ही वहां पर टैक्स हैं। हाँ, इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि दुबई, जैसे मैंने पहले ही बताया, खर्चे थोड़े से ज्यादा हैं। जब आप कंपनी खोलते हो तो आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो उसका थोड़ा खर्चा है वहां पर। बाकी जो टैक्स रिबेट मिल जाती है दुबई से। यानी जो इनिशियल कंप्लाइंसेस के खर्चे हैं वो थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ते हैं, अदरवाइज टैक्स की जो हाँ, जनरल स्लैब है वो लगभग लगभग हाँ वो सिमिलर ज्यादा, है काफ़ी प्रोडक्ट्स पे। हाँ वो थोड़े ज्यादा पड़ते हैं। देखो, ऐसा होता है कि हर साल आपको अपना लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है, जिसका खर्चा तकरीबन 20,000 से 30,000 दिराम के करीब आता है। यानी कि इंडिया में बोलूँ तो 5-6 लाख रुपए का हर साल का आपका खर्चा आ जाएगा। आपका लाइसेंस रिन्यू करने का खर्चा आ जाएगा। ये एक बंदा बंदाया खर्चा है वहां पर। जिनकी इनकम अच्छी होती है, लोगों को इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो उनके लिए बहुत छोटा सा ये खर्चा पड़ता है। ये पर जो अगर मैं पहले लाइसेंस, पहले बताया, अगर छोटा बिजनेस है तो जी, इट्स अ बिग एक्सपेंस। सो जो ये लाइसेंस होता है, सो दिस इज फॉर एवरी इंडस्ट्री या फिर एक पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री का लाइसेंस है? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फूड इंडस्ट्री है तो एफएसएसएआई है, वहाँ पे भी कोई बॉडी इस तरीके की होगी। तो
ये कोई पर्टिकुलर एक एक स्पेसिफिक लाइन के अंदर है, या फिर सब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दे रिक्वायर अ लाइसेंस पर्टिकुलरली? अखिल, ऐसा है कि आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको लाइसेंस तो वहां पर लेना पड़ेगा। जैसे दुबई के अंदर कोई काम करता है उसको जनरल ट्रेडिंग, वहां पर फेमस लाइसेंस है जिसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं। पर इसके अलावा आपको हर एक सेक्टर के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और मोर और लेस जो फीस होती है ये इसी के लगभग बैठती है। ऑलमोस्ट 5-6 लाख का खर्चा हर साल में आपको एक देना पड़ेगा। हर साल ये लाइसेंस का खर्चा है, ये आपको आना ही आना है जी। सो जो स्कोप हम देखते जा रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं दुबई में, तो आने वाले टाइम में वो डू यू थिंक कितना स्कोप बढ़ेगा या स्कोप घट जाएगा? एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दुबई के अंदर कि अदर कंट्रीज से बहुत सारे बिजनेसमैन आकर के वहाँ अपना बिजनेस करने लगे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या एक कंपटीशन बढ़ जाएगा? क्या आने वाले टाइम में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा या स्कोप बढ़ेगा? देखो, ये दोनों ही चीजें हैं, ये दोनों ही चीजें हैं। कई प्रोडक्टों के ऊपर, कई सर्विस के ऊपर कंपटीशन वहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जब भी आप जाओगे तो ग्लोबल कंपटीशन होगा, तो आपको ग्लोबली compete करना है। पर इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है, क्योंकि दुबई से अगर आप यू हैव ऑफिस इन दुबई, तो बाकी कंट्रियों में आपको प्रोडक्ट लेकर जाना इजी हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। तो आज के समय के अंदर मैं ये मानूंगा कि कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी हैंड बाई हैंड है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, और आप स्केल करना चाह रहे हैं, तो दुबई इज द बेस्ट प्लेस। पर अगर आपका प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर पाएगा या आपके पॉकेट्स डीप नहीं है, तो दुबई इज ऑलवेज एक्सपेंसिव प्लेस। कोई पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री है जो स्पेसिफिकली दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, या कोई ज्योग्राफिकली या कुछ क्लाइमेटिकली समथिंग इज लाइक दिस कि ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है दुबई के अंदर, जिसको आप बताएंगे तो एटलीस्ट पीपल विल कम टू नो और वो उसके अंदर अपना फ्यूचर देख सकें? देखो, ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जो अब मिडल ईस्ट में, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर काफी कंट्रीज आ जाते हैं। मिडल ईस्ट में ज्यादातर रेगिस्तान होने के कारण वहां पर उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पर सेल हो सकता है, तो इट्स अ वेरी गुड मार्केट। इसके साथ ही जैसे इंडिया से अफ्रीका में काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, या किसी कंट्री से अफ्रीका में काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो अफ्रीका के लिए भी दुबई एक गेटवे है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है, उसके लिए दुबई इज द राइट प्लेस। अगर आपका वहां पर ऑफिस है तो नो डाउट कि आपको अपॉर्चुनिटीज वहां पर ज्यादा मिलेंगी। सेकंड में बात करूंगा, पिछले काफी सालों में जो रियल एस्टेट की कंपनी है या कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने काफी तरक्की की है मिडिल ईस्ट के अंदर। क्या खैर, हालांकि आजकल पैंडेमिक के कारण सभी, ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, सभी जगह नुकसान हो रहा है। पर तब मैं बोलूंगा कि लोगों ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर दुबई में काफी कुछ पैसा कमाया है। दुबई के अंदर मैं ये बोल रहा था कि बूम आने वाला था 2020। एक बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन दुबई में होने वाली थी, जो इस साल अक्टूबर में होनी थी, पर कोरोना पैंडेमिक के कारण वो पोस्टपोन हो गई है, वो अगले साल के लिए अब होगी। उससे दुबई में काफी बड़ा बूम होने वाला था। उसके कारण कंस्ट्रक्शन जोरों पे चल रही थी, नए मॉल आ रहे थे, नए 5 स्टार होटल आ रहे थे, और नई कंपनियां वहां पर खुल रही थी, जो सिर्फ स्पेशली 2020 एक्सपो के लिए आ रही थी। पर अब देखते हैं, क्योंकि अभी तो हम मतलब कोरोना पैंडेमिक में जूझ रहे हैं कि आने वाला टाइम ये कैसा रहेगा। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुबई और यूएई स्पेशली में कई बार ऐसा हुआ है कि वहां की इकोनॉमी ऊपर नीचे गई है, पर उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक किया है, क्योंकि जो वहां पर लीडरशिप है, मैं लीडरशिप को सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि
क्योंकि उनके जो डिसीजन है वो हमेशा क्लिस्टर क्लियर हैं और वो फ्यूचर को देख के ही डिसीजन ले रही हैं उनकी लीडरशिप, और डिसीजन बहुत फास्ट है। जैसे हमारे यहाँ पर बॉटल लाइक है कि एक ही डिसीजन को लेने में कई साल लग जाते हैं, तो दुबई या पूरे यूएई में ऐसा नहीं है। अगर उनको कोई भी डिसीजन अच्छा लगता है या उनको लगता है कि ये चीज दुबई के मिडिल ईस्ट के अंदर होनी चाहिए, तो वो कुछ ही महीनों के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर वो रूल को लागू कर देते हैं, जिससे डेवलपमेंट हमेशा फास्ट रहती है। डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट है और एंटिसिपेट करके लेते हैं, फोरकास्टिंग करके उन डिसीजंस को लेने की वजह से ये डेवलप बहुत तेजी से कर रहा है। यस, यू आर राइट, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन को लोग चुनौती नहीं देते, तो कई बार ये अच्छा, कई बार नहीं, मेरे ख्याल में दुबई के यूएई के मामले में ये तो बहुत ही अच्छा है। उससे क्या होता है कि जो उनके पास ब्रेन है, आप ये मानेंगे कि मिडिल यूएई के पास जो ब्रेन है वो सभी कंट्रियों से इनवाइट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे इनके एडवाइजर हैं यूरोप से, अमेरिका से, ये या इंडिया से, तो दे हैव ए ग्लोबल एक्सपोजर। इतने सारे एडवांटेजेस हैं। एक चैलेंज हमें थोड़ा सा बीच में आया है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अदर कंट्रीज के मुकाबले एक्सपेंसिव पड़ता है। तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने में कोई और भी चैलेंज ऐसा आता है जैसे हम इंडिया के अंदर कंप्लायंसेस में फेस करते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस में, या हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करप्शन भी देखने को मिलता है, वो भी एक चैलेंज होता है बिजनेस के लिए। तो क्या वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जिसमें बिजनेसमैन कहीं ना कहीं कुछ सफर करता है किसी चीज को लेके? देखो, ऐसा कि अगर आपने कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलनी बहुत इजी है। तकरीबन आप मतलब 1 दिन से लेकर 7 दिन या 10 दिन के अंदर अपनी कंपनी वहां पर खोल सकते हैं। आप अपना टूरिस्ट वीजा लेके जाएं, और अगर आपने 2 तरह की कंपनी खोलेंगी, तो फ्री जोन के अंदर, एक बगैर फ्री जोन के अंदर। बगैर फ्री जोन के अंदर आपको लोकल पार्टनर रखना पड़ता है, तो उसमें 51% शेयर लोकल पार्टनर का होता है। पर आप फ्री जोन में भी कंपनी खोल सकते हो, वहां पर 100% कंपनी आपकी होगी। पर कंपनी खोलने में वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन मैं ये बता दी, मैक्सिमम 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर बड़े आराम से कंपनी वहां पर खुल जाती है। तो ये सब कंपनी सिंगल खोलने के बाद विंडो वहां पर ऑपरेशन है कंपनी फॉर्मेशन के लिए? ये सारा सिंगल विंडो ही है। ऑपरेशन को 2-3 डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है, पर सीए ये सारा काम कर देते हैं आपके ऊपर। जैसे इंडिया में कोई खोलना हो तो मुझे पता है कि काफी हमारा अभी भी ईज ऑफ बिजनेस उस लेवल पे नहीं है। हालांकि हम काफी, इंडिया भी काफी सुधर गया है, मतलब काफी मतलब पायदान ऊपर आ चुका है ईज ऑफ बिजनेस के अंदर। पर अभी मैं ये मानूंगा कि नेशनल लेवल, सॉरी, इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल के ऊपर हम अभी इंडिया में पीछे हैं। क्योंकि मैंने अमेरिका में भी काम किया है। अमेरिका में भी अगर आपने कंपनी खोलनी हो तो इट्स इजी। आज यूरोप में कंपनी खोलनी हो तो भी इजी है। पर मुझे यूएई में बहुत ज्यादा इजी लगा, क्योंकि यूएई में तकरीबन उन्होंने, आप ये मानेंगे कि एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे सर्विस दी हुई है। काफी काम आप स्मार्ट ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। दुबई में तकरीबन हर डिपार्टमेंट के पास स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं। जो बूम दुबई के अंदर आया, ये यूएस के अंदर क्यों नहीं आया? क्यों लोग यूएस के अंदर इतना ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहे हैं काम करना? रिपीट करेंगे मेरा क्वेश्चन आपका? बूम दुबई के अंदर आया, लोगों ने जाकर के अपने ऑफिसेज खोल करके काम शुरू किया, वो बूम यूएस के अंदर क्यों नहीं आया? क्या यूएस के अंदर कंपैरेटिवली कुछ चैलेंजेस ज्यादा हैं? नहीं, एक्चुअली काफी लोग यूएस में, इट्स नॉट इजी जॉब टू स्टार्ट अ बिजनेस इन यूएसए, क्योंकि यूएसए में देखो पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि यूएसए में शिफ्ट होना, पर यूएसए में मतलब यूएसए चूज करके बंदों को लेती है। यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में अगर आपके पास पैसा है तो देन यू कैन इजीली ओपन ऑफिस इन यूएई। पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में इमिग्रेशन एंड ऑल ये सब चीजों का प्रॉब्लम आ सकता है। वहाँ पर कैसे शिफ्ट होना है, आपका ग्रीन कार्ड का मतलब ग्रीन कार्ड कैसे लेना है, इवन यूएसए का वीजा कैसे लेना है,
Right. So it's a tough job and it's a lengthy process to start something in the USA from other countries. यूएसए में ये मुश्किल रहता है, पर अगर आप यूएसए के अंदर है और यूएसए के अंदर रह रहे हैं तो बिजनेस करना वहाँ पर इजी है। हमने देखा है कि पिछले लगभग 2 डेकेड्स में दुबई ने बहुत जल्दी फास्ट ग्रो, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग रहा है दुबई पिछले 2 दशक खास तौर से देखें, बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। सो इस ग्रोथ का कारण क्या है? क्या कोई ऐसा स्ट्रेटेजी था जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया पिछले लगभग 20 सालों में और एकदम से बूम आता चला गया और डेवलप होता चला गया? कोई ऐसा स्पेसिफिक फेरबदल किया है गवर्नमेंट ने? क्या ऐसी चीज रही है जो इतना फास्ट ग्रो किया है पिछले 2 दशकों में? देखो, मैं मानूंगा लीडरशिप। किसी भी कंट्री के ग्रोथ के ऊपर उसकी लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ होता है। दुबई के लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग है। अब उन्होंने क्या मैं दुबई की एवोल्यूशन कैसी हुई, दुबई की जो दुबई या पूरे यूएई की इकोनॉमी पहले ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी। जब वहां पर ऑयल मिला उससे पहले तकरीबन यूएई के अंदर रहना बहुत मुश्किल काम था। ऑयल के बाद उन्होंने क्या किया कि ऑयल मनी को बहुत अच्छा यूज किया। खासकर दुबई ने क्या किया कि उनको आइडिया था कि ऑयल उनके पास उतना ज्यादा ऑयल और गैस रिसोर्सेज उनके पास लंबे समय के लिए नहीं है, तो उन्होंने उसी पैसे को दुबई को डेवलप करने में लगा दिया। डेवलप करने के ऊपर कि उन्होंने, जैसे अभी आप देखेंगे, उन्होंने दुबई को टूरिस्ट हब बनाया, बिजनेस हब बनाया, दुबई को ग्लोबल जगह बनाई। आज भी कई ऐसे लोग हैं रशिया से, यूरोप से, इवन इंडिया से, दे वांट टू लिव इन दुबई। वो बिजनेस के कारण से वहां रहना नहीं चाह रहे, वो क्योंकि लाइफ वहां पर बहुत इजी है, सेफ है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इस कारण से काफी लोग दुनिया से दुबई के अंदर माइग्रेट हुए अपनी फैमिली की, मतलब फैमिली के कारण। तो दुबई ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और दुबई अभी भी डेवलप हो रहा है। दुबई के अंदर मुझे तकरीबन मुझे 5 साल हो गए, मैंने देखा है कि दुबई इज कंटिन्यूस चेंजिंग। वहां पर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ई गवर्नेंस हो या एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है या हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सारा का शॉपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नया बिल्ड होता जा रहा है। और अभी भी आप ये माने कि दुबई के पास दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, पर तब भी अगले 1 साल 2 साल के अंदर अंदर जो दुबई का मॉल है, दुबई मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, उससे बड़ा मॉल दुबई में बनने के लिए तैयार है। दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उससे बड़ी बिल्डिंग दुनिया में दुबई में फिर बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा मतलब अंडर वाटर काफी प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, कुछ बेहतरीन 5 स्टार होटल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो 2020 एक्सपो जो डेफर हो गया, जो अगले साल आने वाला है, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर रेडी हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से वहां पर नया एयरपोर्ट वहां पर स्टार्ट हो रहा है। दुबई की मेट्रो दुनिया की सबसे बेस्ट मेट्रो में से एक है। वहां की जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। उनकी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। मैं ये मानूंगा कि उनके जो लीडर हैं वो ये नहीं चाह, आप ये माने कि वो बोलते हैं कि हमने आपको डेवलप करना है। वो डेवलप की दौड़ पे नहीं है, वो नंबर 1 की दौड़ में रहते हैं कि हमें सभी के अंदर नंबर 1 रहना है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो हमारी बिल्डिंग नंबर 1 होना चाहिए। और ये अप्रोच दुबई को बहुत आगे ले आई है। कहीं ना कहीं 2 पॉइंट बहुत जरूरी रहे हैं इसके अंदर, एक तो लीडरशिप और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लीडरशिप तो अच्छी आई ही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेजी से काम किया है। तो उससे कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीजें बढ़ गई है, लोगों की ईज, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गया है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस इंप्रूव हो गया है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ग्रो किया है। यू आर राइट। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक सीख है जो आज इंडिया में हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपिंग बहुत तेजी से हो रहा है डेवलप इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि
इंडिया में अब अच्छा काम हो रहा है और शायद आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा देखेंगे। नहीं, मैंने अभी देखा कि पिछले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इंडिया में सबसे बड़ा बोटलनेक मतलब पॉलिटिकल फाइट जो आपस में होती है, उससे कई बार मैंने देखा है कि अननेसेसरी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट होल्ड में चले जाते हैं। पर मेरे ख्याल के अंदर आज के समय के अंदर, जैसे मैं नितिन गडकरी जी के आई एम बिग फैन ऑफ हिम। मैंने उनके काम करने का तरीका देखा है। ही इज वेरी एग्रेसिव पर्सन। तो मेरे ख्याल के अंदर हर एक लीडर गडकरी जी जैसा होना चाहिए, एक अग्रेसिव अप्रोच से होना चाहिए। तो इंडिया भी बहुत तेजी से डेवलप कर ही रहा है, पर मुझे लगता है कि अभी करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। जी, एक और चीज जो बहुत दिमाग में आती है लोगों की, और कहीं ना कहीं एक शायद मिथ भी हो सकता है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग इन दिस केस, जो इकोनॉमी दुबई की है वो सोची जाती है कि कहीं ना कहीं वो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है क्रूड ऑयल की वजह से वहाँ इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है या इतना ज्यादा रिच जो कंट्री है वो क्रूड ऑयल की वजह से। तो आई वांट कि आप इस पे थोड़ा इस पे रोशनी डालें कि आखिर है क्या एग्जैक्टली उनकी इकोनॉमी के पीछे का राज क्या है। देखो देखो, दो चीजें हैं। जब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यूएई की जो कैपिटल है वो आबू धाबी है। लोगों को दुबई एज ए कंट्री लगता है। यूएई की जो कैपिटल आबू धाबी है, आबू धाबी का जो मेन सोर्स है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि ऑयल उनके पास बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो सॉवनियर फंड है, इट्स विद आबू धाबी। मतलब आबू धाबी एज ए सिटी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है आबू धाबी। पर दुबई के पास ऑयल नहीं है। दुबई की जो इस समय इकोनॉमी चल रही है वो काफी इकोनॉमी टूरिस्ट एक्टिविटी के कारण चलती है, क्योंकि दुबई ने अपने आप को ये मानेंगे कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी या बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी के अंदर अपने आप को खड़ा कर दिया है। और अगर आप दुबई में ट्रेवल करें तो आप देखिए कि उनका लोग मतलब एयरपोर्ट में कई कंट्रियों के लोग आते हैं, हर साल आते हैं, और वो दुबई में आके मतलब एक पूरे परिवार के लिए इट्स ए कंप्लीट एंटरटेनमेंट। चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो चाहे लोग शॉपिंग के लिए वहां पर आए, चाहे वो बुर्ज खलीफा देखने के लिए आए, चाहे वो डेजर्ट सफारी के लिए आए। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को टूरिस्ट बेस के लिए इतना अच्छा डेवलप कर दिया है, अब टूरिस्ट बेस से ही उनका कंट्री चल रहा है। फिर इसके अलावा जो बिजनेस भी एक बेस है, क्योंकि इनकम टैक्स फ्री होने के कारण, ईज ऑफ बिजनेस होने के कारण काफी कंट्रियों के लोगों ने वहां पर अपना ऑफिस बनाए हुए हैं। तो ये भी एक कारण है दुबई की इकोनॉमी के बढ़ते रहने का। मैं ये मानूंगा कि मैं तो ये बोलूंगा कि दुबई इज दुबई। मैंने कई कंट्रियों में ट्रैवल किया, तकरीबन मैं 50 कंट्रियों से ऊपर ट्रैवल कर चुका हूँ। पर मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई के अंदर देखा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिलीव मी इट्स नोवेयर। जो दुबई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किसी भी कंट्री में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। जी, दैट इज अ मेजर रीजन कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि लीडरशिप बहुत अच्छी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से इम्प्रूव किया है, उसी वजह से बहुत जल्दी ग्रो किया, और इकोनॉमी का अच्छा होने का एक मेजर कारण भी वही है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। इस कन्वर्सेशन को हम लगभग एक आखिरी मोड़ देते हुए एक लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं और स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं कि हम भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करें, इंटरनेशनली उसको लेकर के जाएं। तो आई वांट कि आप एक पर्टिकुलरली उनको एक रास्ता दिखाएं कि किस तरीके से हम लेके जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल एक्सपोर्ट ऑप्शंस हैं, क्या प्रोडक्ट लाइन ऐसी है, क्या कमोडिटी ऐसी है जो हम मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसेस को एडवाइस कर सकते हैं कि वो
दुबई से उसको एक इंटरनेशनल अप्रोच दे सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को कर सकते हैं? देखो इंडिया के अंदर मैं ये मानूंगा कि इंडिया इटसेल्फ ही बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर आप इंडिया के अंदर ही आप इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है या अच्छी सोच है आपके पास। पर हाँ, अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पैकेजिंग और सर्विस अच्छी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। हमारे कंट्री में एक अपॉर्चुनिटी मैं जिसकी बात करूंगा कि हमारे जैसे मैंने देखा कि हमारे जितने हमारा कंट्री जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। पर हम कर क्या रहे हैं, हम जो भी प्रोड्यूस बाहर बेच रहे हैं वो बल्क में बेचते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर अब हमें वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, अच्छी पैकेजिंग की तरफ अगर नए एंटरप्रेन्योर ध्यान दें तो बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनली। तो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है जहां पर हम घुस सकते हैं। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी चीज है क्योंकि हमारे पास स्केल है, हमारे पास मैन पावर है जो दूसरे कंट्रियों में नहीं मिलती। जो मैन पावर की लग्जरी है वो इंडिया के अंदर है जो दूसरे कंट्रियों में नहीं है, जिससे आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को नीचे रख सकते हैं। और इसके अलावा भी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है इंडिया में बाकी कंट्रियों के मुकाबले में, यूरोप मिडल ईस्ट या बाकी कंट्रियों के मुकाबले में बहुत नीचे है। और टैलेंट की हमारे यहाँ पर कमी नहीं है। सिर्फ जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कमी है, बहुत बहुत बड़ी एक कमी मैंने देखी है, वो डर और इनोवेशन की कमी है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। लोग क्या देखेंगे कि यार ये मैं मतलब पीपल आर अफ्रेड फ्रॉम द फेलियर। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं ये बताते हैं कि यार ये हो गया तो फेल हो जाओगे। तो अगर मेरे ख्याल के अंदर अगर 50% चांसेस हो आगे बढ़ने के, 50% फेलियर की हो, तो नौजवानों को रिस्क लेना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट मैं राय देना चाहूंगा। सेकंड, इनोवेशन। हम इनोवेशन में थोड़ा पीछे हैं। हम जो चल रहा है उसी तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या हम जो प्रोडक्ट अमेरिका में चल रहे हैं उसी की नकल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अब इससे हमें चेंज हो जाना चाहिए। हमें अपना दिमाग इनोवेशन के अंदर लगाना चाहिए। हर एक कंपनी को इनोवेशन के ऊपर बजट रखना चाहिए, 5%, 10%। या देखो यूरोप और अमेरिका में तो ये बजट 30% के आसपास होता है। तो हमें भी वो बजट रखना चाहिए इनोवेशन के ऊपर। नकल की बजाय दूसरा क्या कर रहा है उसकी कॉपी करने की बजाय एक नया प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, इनोवेट कैसे किया जाता है, इस तरफ ध्यान दें। तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। मैं फिर बता चुका हूँ, ये दो चीजें हैं, दो चीजें हम इनकॉर्पोरेट कर लें तो अगला जो सुपर पावर है इंडिया बन जाएगी। जी जी। सो मेजर चीज ये है कि इनोवेशन की कमी है और रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रिस्क कैपेसिटी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इनोवेट करने के लिए, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए अगर वो न्यू कमर्स में आ जाती है तो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्सेज। 100%। और हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो रिस्क ले सकते हैं या इनोवेशन कर सकते हैं उनको रिकॉग्निशन दे, उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। कोई एक ऐसी चीज आप कोई डिस्कस करना चाहते हैं जो वी शुड लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड मे बी इट मे बी इट मे बी फॉर द गवर्नमेंट, इट मे बी फॉर द सिटीजन्स, और इट मे बी समथिंग एल्स जो हमारी कंट्रीज को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है करने की और वो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं? अखिल, ये तो मेरे बहुत अच्छा टॉपिक है। हम तो इस टॉपिक के ऊपर मेरे ख्याल के अंदर पूरा का पूरा वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम किस किस कंट्री से क्या क्या लर्न कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मेरा एक्सपोजर काफी कंट्रियों का है, मैं काफी कंट्रियों में काफी अच्छी चीजें देखता हूँ। और हर एक कंट्री से हमें, चाहे यूएसए हो, चाहे यूरोप हो, चाहे दुबई की मैं बात करूं, हम कुछ ना कुछ कंट्रियों से भी से सीख सकते हैं। पर जो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमें जो सीखनी है, जो सबसे बड़ी चीज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी कंट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उनके लोग ही उस कंट्री को डेवलप कर देते हैं।
तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना ध्यान बाकी जगह पे लगाने के बजाय एक बार मतलब अगले 2 3 4 5 साल जो पैसा मिलता है सब्सिडी देने के बजाय, यहाँ देने के बजाय सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा दे। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्ड हो गया तो लोगों को अपने आप काम भी मिल जाएगा, लोगों को अलग नजर भी आना शुरू हो जाएगा और दूसरे कंट्रियों की इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। अपना पैसे को अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा देने के बजाय सारे का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डाल दो, अगले 3 4 साल के अंदर कंट्री अपने बढ़ जाएगा। जी सो बहुत ही अच्छा लगा। आज का ये जो कन्वर्सेशन है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपको लेके आएंगे किसी और एक ऐसे टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, हमारे दर्शकों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। You spared the time from your busy schedule, so thank you very much, Mr. Shehzada. And okay, Akhil, thank you, thanks a lot. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you. Bye. Namaste.